नमस्ते। माय सेशन इज़ ऑन आइडियलिस्टिक अप्रोच। आपने पहले देखा था कि आइडियलिस्टिक अप्रोच क्या है। अब हम देखते हैं इसकी आलोचना। इस सिद्धांत की आलोचना निम्नलिखित तर्कों के आधार पर की गई है। पहला, आदर्शवादी व्यवस्था तभी संभव हो सकती है जब सभी राज्य पारस्परिक संबंधों में बल और सैनिक शक्ति के प्रयोग का परित्याग कर दें, इसके स्थान पर नैतिक सिद्धांतों का पालन करें, किंतु ये निकट तो क्या सुदूर भविष्य में भी संभव नहीं प्रतीत होता। मॉर्गेंथो ने लिखा है कि इस विश्व में परस्पर विरोध, स्वार्थ और संघर्ष इतने अधिक प्रबल हैं कि इनके होते हुए नैतिक सिद्धांतों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। दूसरा, आदर्शवादी व्यवस्था लाने के लिए उग्र सैनिकवादी हिंसक शक्तियों का पूरा दमन और विरोध किया जाना चाहिए। तीसरा, इस सिद्धांत के अनुरूप राज्यों में उदात्त नैतिक सिद्धांतों के पालन की आशा रखना एक मृगमरीचिका मात्र है। राष्ट्रसंघ की स्थापना के कुछ ही वर्षों बाद आदर्शवादी दृष्टिकोण की दुर्बलताएं स्पष्ट होने लगी। इसके कई कारण थे, जैसे कि राष्ट्रसंघ इससे संबद्ध संस्थाएं कभी भी मानवीय भातृभावना की प्रतीक नहीं हो सकी, जो समस्त देशों में अधिकांश लोगों के प्रेम तथा भक्ति को उत्पन्न कर सकती, जिसके द्वारा उस प्रतिष्ठा एवं अधिकार का विकास हो सकता जिसकी एक प्रारंभिक विश्व सरकार की आवश्यकता थी। राष्ट्र संघ सत्ताधिकारी सरकारों में सहयोग का एक उपाय मात्र ही रहा। उसके प्रजनन तथा नागरिक राष्ट्र हितों में संलग्न देशभक्ति रहे। कुछ राज्यों में वे वंशीय विजय के स्वप्नों की ओर आकर्षित रहे, दूसरों में उन्हें भय से निष्क्रिय कर दिया गया और अन्य राज्यों में उन्हें मदोन्मत्त करके धोखे में डाल गया। कहीं भी उन्हें सामान्य उद्देश्यों की प्रभावपूर्ण सेवा के लिए करने की चेष्टा नहीं की गई। अतएव जेनेवा की जो लेमन झील के तटों पर स्थित एरियाना पार्क के संघ का श्वेत भवन अंत में एक समाधि बन गया। तीसरा, राष्ट्रसंघ की व्यवस्था में छोटे और कमजोर राष्ट्रों का ब्रिटेन तथा फ्रांस जैसी बड़ी शक्तियों से विशेष उठ चुका था। छोटे और कमजोर राष्ट्रों को ये समझ में देर न लगी कि महाशक्ति न्याय और सच्चाई का साथ देने के बजाय अपने न्यस्त स्वार्थों को अधिक प्राथमिकता देती है। 18 सितंबर 1931 को आप देखेंगे कि जापान में मध्य मंचूरिया पर अधिकार कर लिया और राष्ट्र संघ मूर्ख दर्शक बना रहा। जब जर्मन ने 7 मार्च 1936 को लोकार्नो संधि अस्वीकार कर दी तथा राइनलैंड को फिर से सैनिक अड्डा बनाना शुरू कर दिया, तब पश्चिम शक्तियों ने संघ परिषद को एक और प्रस्ताव के सिवाय अन्य किसी भी प्रकार की विरोधी कार्य की ओर अपेक्षा की। इसके बाद के जर्मनी के उन शस्त्रीकरण तथा आक्रामक हलचलों की भी जेनेवा की कोई प्रतिध्वनि न हो सकी। हिटलर तथा मुसोलिनी के प्रति ब्रिटेन और फ्रांस की तुष्टीकरण नीति ने आदर्शवादी दृष्टिकोण को एक पोल खोल करके रख दी। मुसोलिनी द्वारा इथोपिया को हड़पना, हिटलर द्वारा ऑस्ट्रिया तथा चेकोस्लोवाकिया का जर्मनी में विलीनीकरण आदि की घटनाओं के इस स्वार्थपूर्ण अनुक्रम में संघ के छोटे सदस्यों का कार्य भेड़ों के इस झुंड का कार्य था, किंतु भेड़ की खाल में कहते हैं कि गीदड़ों ने धोखा दिया हो। राष्ट्रसंघ की असफलता ने सिद्ध कर दिया कि न्याय और नैतिकता के सिद्धांत के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन नहीं हो सकता और प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दौरान यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो प्रभावी विचारधारा थी वो एक अवतरित हुई, जिसने अंतर्राष्ट्रीयवाद, प्रगति, सौहार्द, न्याय, विश्व शांति, अंतर्राष्ट्रीय विधि जैसे आदर्शवादी नैतिक सिद्धांतों को करारा झटका देते हुए राज्य शक्ति के एक नगन विस्तार, नाजीवादी, फासीवादी, विस्तारवादी नीतियों को प्रश्रय दिया। और आगे जाके ये जो कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं आइडियलिस्टिक थ्योरी, कहीं ख़त्म हो गया और उसकी जगह एक रियलिस्ट या यथार्थ ऊपर एक मतलब वो इमर्ज होने लगा, एक नई चीज़ आने लगी। अभी स्वीकार किया जाने लगा है कि विवेक तथा नैतिकता का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई स्थान नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार करना तथा एक जटिल कार्य ही नहीं अपितु असंभव है। युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उन्मूलन नहीं हो सकता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को संचालित करने वाले प्रमुख तत्व शक्ति एवं राष्ट्रहित है। इस प्रकार मानव स्वभाव एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के विषय में ये परिवर्तित दृष्टिकोण का एक मोड़ का सूचक है।